चलिए, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी को। साध्य पीएससी एकेडमी के हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म में सभी बच्चों का स्वागत है। आज की क्लास में अपन लोग समझेंगे वास्तव में जो एलपीजी क्राइसिस चल रही है ये वास्तव में है कि नहीं है। क्या भारत में सच में एलपीजी जो गैस सिलेंडर है इसकी कमी हो चुकी है या सिर्फ ये हवा ही है? इसके पीछे क्या रीजंस हैं? अगर सच में कमी हो चुकी है तो सरकार इसके लिए क्या कदम उठाई रही है? कौन कौन सी वो योजना है, पॉलिसीज हैं, या कौन से वो प्रयास है जिसके माध्यम से एलपीजी गैस कनेक्शंस को और बढ़ोतरी की जा सकती है या उसको समरसता लाई जा सकती है। स्वागत है आज के सेशंस में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले ये बात करते हैं कि वास्तव में जो माहौल्स क्रिएट किए जा रहे हैं ये इसके पीछे क्या रीजंस है। वास्तव में जो एलपीजी जो सिलेंडर्स है वो कमी क्यों हुई है? आप सबको पता है कि वर्तमान में जो पश्चिमी देश है, स्पेशली ईरान, इराक, यूएई वाला जो एरिया है उसमें युद्ध की स्थिति बनी हुई है, उसमें लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। और ये तनाव के कारण से जो हमारा जो हार्मुज जल डमरू मध्य जो एक सांकरा रास्ता है, समुद्री जलमार्ग, जिसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में भी डिस्कस करूंगा, इनमें से पर्याप्त तनाव की वजह से जो पर्याप्त जो एलपीजी भारत तक सप्लाई होने चाहिए, क्योंकि लगभग 85% जो एलपीजी है वो भारत आयात करता है और जिसके कारण से कहीं ना कहीं एलपीजी की जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है। तो सबसे बड़े रीजंस की ओर बात करेंगे। अगर आने वाले समय पे जो क्राइसिस और बढ़ेगी या समस्याएं और बढ़ेगी तो इसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं, चलिए सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं कि जो आपको एलपीजी प्राप्त होती है ये कब तक के लिए भारत में सफिशिएंट है। आने वाले समय पे हमको क्या सावधानियां रखनी है, सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर सकती है या क्या प्रयास कर रही है, इन तमाम तरह के चीजों पर वन बाय वन बात करेंगे। क्या आने वाले समय पे हमको एलपीजी के लिए और दौड़ा भागी करना पड़ेगा या सच में स्थिति नॉर्मल हो चुकी है? सबसे पहले मैं बात करूं तो ये हमारा आपको दिखाई दे रहा होगा हार्मुज जल डमरू मध्य, ये सांकरा रास्ता। सर ये क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये आपको दिखाई देगा ईरान और ओमान के बीच ये समुद्री मार्ग है जो पर्शियन गल्फ से निकलती हुई ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज कहलाती है। ये वाला जो लोकेशन है इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। ये जो लोकेशन है वो ईरान, उत्तरी ईरान, और ये दक्षिण में ओमान आपको दिखाई दे रहा है। इसके बीच जो स्थित है हार्मुज जल डमरू, इससे आगे जब बढ़ती है तो धीरे धीरे ये अरबियन सी में आता है, अरब सागर में आता है, और अरब सागर चूंकि भारत के निकट है तो यहां से हमको क्या मिल जाता है, एलपीजी मिल जाता है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जिस रास्ते पे हमको एलपीजी मिलता है वो रास्ते ही क्या है, अभी तनाव के कारण बाधित है। ये है क्या चीज, ये मामला, इस पर भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आप सबको पता है कि जो हार्मुज जल डमरू मध्य है जिसको स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बोलते हैं, ये अपनी सबसे सक्रिय जगह पर, सबसे सक्रिय जगह कहने का मतलब है जिस जगह को मैंने लोकेशन पे बताया, इस सक्रिय जगह पर केवल 33 किलोमीटर चौड़ा है। जो आपको मैं डायग्राम के माध्यम से दिखा रहा हूं ये मात्र कितना किलोमीटर है, 33 किलोमीटर चौड़ा है। लेकिन 33 किलोमीटर चौड़े में भी आपको यह पर्याप्त मात्रा में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि भले ये 33 किलोमीटर चौड़ा है लेकिन जहाजों के चलने लायक सुरक्षित जो रास्ता है और भी सकरा है। जैसे कि आपने देखा होगा ना, जब रोड में चलते हो तो रोड तो इतना चौड़ा रहता है लेकिन इसके अगल बगल में इतने सारे कांटे या गिरा मुट्टू रहता है, लेकिन रोड में प्रॉपर चलने का स्थान इतना ही रहता है। वैसे ही आने और जाने के लिए केवल 3-3 किलोमीटर की दो गलियां हैं जिनके बीच में 3 किलोमीटर का खाली सुरक्षित क्षेत्र है जिसको हम लोग बफर जोन बोलते हैं। मतलब सोचो, रहने के लिए भले ही 33 किलोमीटर है लेकिन मात्र और मात्र आपको 3 किलोमीटर सुरक्षित एरिया देखने को मिलेगा। कहां है सर ये एग्जाम से पूछे जा सकते हैं कि उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान के बीच आपको हार्मुज जल डमरू मध्य देखने को मिलता है। ये अभी जो हार्मुज जो जल डमरू मध्य है वो जो पश्चिमी देश है उसके वजह से लगातार तनाव के कारण बने हुए हैं, क्योंकि युद्ध की स्थिति आपको बनी हुई है। इधर अमेरिका है ना, इधर रूस यूक्रेन का मामला अलग ही चल रहा है, फिर इधर ईरान इराक का अलग ही चल रहा है। तो तनाव की स्थिति चारों तरफ बनी हुई है जिसके कारण जो प्रतिदिन जो जल डमरू मध्य से लगभग 100 से 150 जहाज आने चाहिए। ये 100 से 150 जहाज जो एलपीजी के, जो गैस के या जो पेट्रोलियम के जो टैंकर आने चाहिए वो औसतन गिर कर वर्तमान स्थिति में इन संघर्षों के कारण 95% की कमी के साथ मात्र और मात्र 1 या 2 तेल टैंकर ही आ पा रहा है। बहुत ही मिनिमम हो चुका है। सोचो, जो टैंकर 100 से 150 जहाज आती थी वो मात्र और मात्र 1 या 2 तेल टैंकर देखने को मिल रहा है। हाल ही में भारत में इसका आयात हुआ जिसके कारण से स्थिति थोड़ी सी
स्थिति अच्छी स्थिति में आ चुकी है, लेकिन उतने भी अच्छी स्थिति में फिलहाल अभी नहीं आ पाई है। इसके लिए सरकार क्या कर रही है, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। वास्तव में जिस जल डमरू मध्य की हम लोग बात कर रहे हैं, वहां एक्सटेंशन तो बने हुए हैं, इसके पीछे सरकार कुछ और चीजें कर रही है। जैसे कि आप सबको पता है कि बहुत सारे अभी सोशल मीडियम्स में वायरल भी हो रही थी कि मोदी सरकार जो है एलपीजी लाना नहीं चाहती है या वो इसके लिए प्रयास नहीं कर रही। तो ऐसा नहीं है, सरकार भी इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार की ये एक योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। आप सबको पता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जितने भी गरीबी रेखा या जितने भी महिलाएं हैं उनको गैस कनेक्शंस दिए गए हैं, और उनके कारण से फिलहाल 2015-16 में हुआ, उसके बाद लगातार जो हर घर में कनेक्शंस देखे गए हैं। तो पहले की अपेक्षाकृत जब से चूंकि मोदी सरकार आया है तब से लगातार वो बने हुए हैं, तो पहले की तुलना में तो लगभग 90 to 95% घरों में आपको कहीं ना कहीं ये कनेक्शंस देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं जब खपत ज्यादा हो चुकी है, मात्रा ज्यादा हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं जो बढ़ने की एलपीजी की जरूरत है वो भी आवश्यकता क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। ये जो आपको कनेक्शंस में दिखा रहा था जल डमरू मध्य जो कि ईरान और ओमान के बीच है, यहाँ पे जो सकावस्था जिसके कारण से समस्याएं लगातार बनी हुई है, और इसके पर्याप्त मात्रा में न आने के कारण, बैरल की कमी के कारण, एक्सटेंशन, युद्ध के तनाव की स्थिति कारण से भारत में जो पर्याप्त मात्रा में आयात होनी चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में आयात नहीं होती। क्योंकि कहीं ना कहीं हमको ये देखने को मिलता है कि सरकार जो है इसके लिए जो प्रयास करती है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रयास है, जैसे कि वो चाहे तो घरेलू उत्पादन में वृद्धि कर सकती है। ठीक है, घरेलू उत्पादन में वृद्धि करने का मतलब ये है, आप सबको पता है C3 एंड C4 जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वो C3 C4 हाइड्रोकार्बन्स के उत्पादन को वो बढ़ावा दे सकते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जो आयात के नए स्रोत, अभी जो हम लोग डिपेंड है, किस पर डिपेंड है, अभी जो हम लोग डिपेंड है भाई खाड़ी देशों पर, जैसे कि ईरान है, इराक है, इन पर डिपेंड है। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग देशों से और क्या कर सकते हैं, आयात के सोर्सेस स्थापित कर सकते हैं, कुछ वितरण और राशनिंग की व्यवस्था कर सकते हैं। जैसे कि फिलहाल अभी सरकार बोल रहा है कि जो 25 दिन में जो व्यवस्था होनी चाहिए, है ना, किसके लिए, शहरी क्षेत्रों के लिए, और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 45 दिन। आप सबको पता है कि अब जो है शहरी क्षेत्रों में 25 दिन के बाद आप नया सिलेंडर की बुकिंग कर सकते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन के बाद। अभी ऐसा नहीं था, अभी डेज कम थे, लेकिन अभी बढ़ा दिए गए। 25 दिन मिनिमम होने चाहिए, तभी आपको शहर में दूसरा सिलेंडर मिलेगा, और गांव में 45 दिन के बाद आपको दूसरा सिलेंडर मिलेगा। मतलब आज अगर आपने सिलेंडर लिया है और अगर आप शहर में हो तो आपको 25 दिन बाद दूसरा सिलेंडर मिलेगा, और वैसे ही अगर आप गांव में हो तो आज अगर आपने सिलेंडर लिया तो 45 दिन बाद आपको क्या मिलेगी, सिलेंडर मिलेगी। ठीक है, इस प्रकार के सोर्सेस आप लोग यूज कर सकते हैं। सरकार वैकल्पिक ईंधन के प्रोत्साहन को भी बढ़ावा दे रहे हैं, जहां पे अलग अलग वैकल्पिक ईंधन लाइक दैट केरोसिन, कोयला, इसको बढ़ावा दे रहे हैं। इंडक्शन जो कुकिंग है इसको बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही साथ सख्त निगरानी और सुरक्षा भी कहीं ना कहीं जमाया हुआ है। सख्त निगरानी करने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आप जानते हो कालाबाजारी की समस्या बढ़ जाती है। हमने कोरोना काल में देखा भी कि जो वस्तु की डिमांड ज्यादा होती है उसकी कालाबाजारी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। चूंकि जितने भी कालाबाजारी में जो मार्केट्स हैं उसके रेट कहीं ना कहीं आपको दुगने से तिगुने मात्रा में मिलता है। इसी कारण से सरकार लगातार यह प्रयास करती है, लगातार निगरानी रखती है कि भाई कालाबाजारी की समस्या ना हो। चलिए हम एग्जाम ओरिएंटेड कुछ और चीजों पे बात करते हैं कि वास्तव में जो क्रूड ऑयल आपको प्राप्त होता है, कच्चा तेल जो प्राप्त होता है, ये कच्चा तेल क्या है, ये कच्चा तेल जो हमको प्राप्त होता है ये वास्तव में बना कैसे। आप सबको बता दूं कि लाखों वर्ष पहले की बात है, जब जमीन के नीचे समुद्री जीव, वनस्पतियां या जो बड़े बड़े जीव जंतु हैं वो प्राकृतिक आपदाओं के कारण से नीचे दबा होगा। जब ये नीचे दबा होगा तो चूंकि यहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण से यही धीरे 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 कन्वर्ट होंगे पेट्रोलियम में। किसमें कन्वर्ट होंगे, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हुए होंगे, और देन ये तेल के शोधन के द्वारा हम इसको अलग अलग तरीके से रिफाइन करके अलग अलग क्वथनांकों के कारण प्रभाजी आसवन के थ्रू हम लोग प्रोपेन और ब्यूटेन के रूप में हम लोग क्या प्राप्त कर लेते हैं, गैस को प्राप्त कर लेते हैं। फिर उसके बाद सिलेंडर में भर के इसको अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रेषित कर देते हैं। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं कि वास्तव में जो पेट्रोलियम गैस है एग्जाम में क्या क्या यहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पेट्रोलियम जो गैस है इसमें जो फिलअप रहता है वो रहता है
प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण। जो प्रोटेन है और ब्यूटेन है, इसका जो कंपोनेंट्स है, जो घटक है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मतलब जो भरी होती है पेट्रोलियम का फॉर्म, उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन रहता है। चूंकि ये प्रोटेन और ब्यूटेन गंधहीन होते हैं, तो इसमें थोड़ी सी गंध डाल दी जाती है। और गंध किसका डाला जाता है? एथिल मरकैप्टेन का। किसका डाला जाता है? एथिल मरकैप्टेन का गंध, ताकि लीकेज हो तो हमको सुरक्षा की दृष्टिकोण से सुगंध है और हम उसको क्या कर सके? ऑफ कर सकें। दूसरी तरफ आप देखे होंगे सुरक्षा जोखिम हवा से भी क्या होता है, ये भारी होती है। हवा से भारी होने के कारण चूंकि ये जैसे जैसे ये फैलती है, जमीन के नीचे द्रव के फॉर्म में क्या हो जाती है? इकट्ठा हो जाती है। चूंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वास्तव में जो क्राइसिस चल रहा है, चूंकि जीवाश्म ईंधन से हमको एलपीजी की प्राप्ति होती है, और यही एलपीजी उच्च ताप और दबाव के कारण पेट्रोलियम में जो रखकर इसको हम लोग अलग अलग तरीके से आसवन विधि के द्वारा, ठीक है, क्या करते हैं? प्रोपेन और ब्यूटेन में कन्वर्ट करते हैं। प्रोटेन और ब्यूटेन में कन्वर्ट करने के बाद भारी प्रेशर लगा के हम लोग इसमें डाल देते हैं, सिलेंडर में डाल देते हैं। तो वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति उतनी भी बुरी नहीं है। सरकार ने इस पर लगातार प्रयास किया है, लगातार कदम उठाए हैं, और इस कदम में एक पॉजिटिव ये देखने को मिला है कि जो सरकार की प्रयास थी, सरकार की जो मंशा थी कि हम लोगों तक सही समय पर एलपीजी पहुंचाएं, ताकि जो महिलाओं की जो मानसिक स्थिति है, शारीरिक स्थिति है, उसको सही सॉर्ट किया जाए। इसलिए उन्होंने उज्ज्वला योजना जैसे इंपॉर्टेंट है ना योजना भी लाए हैं। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज जान लेते हैं अपन लोग, जो हमारे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, चलिए, ये क्या है? ये आपका ये रहता है कि भाई जो पेट्रोल और डीजल होता है, इस पेट्रोल और डीजल में बेसिकली क्या अंतर है? हम कैसे जानेंगे कि पेट्रोल और डीजल बना है? क्योंकि पेट्रोल थोड़ा सा ना हल्का होता है अपेक्षाकृत डीजल का। तो जैसे जैसे हम लोग आसवन विधि से इनको अलग करते हैं, हम इसके कुछ पैरामीटर के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं। हम पेट्रोल किसको बोलेंगे और डीजल किसको बोलेंगे? इसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं ऑक्टेन नंबर से। ऑक्टेन नंबर से ये बताते हैं कि भाई पेट्रोल कैसा है, और सीटेन नंबर से बताते हैं कि डीजल कैसा है। जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर होगा पेट्रोल, उतना ही बेहतर होगा। इसका मतलब यह है, जैसे कि किसी का पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर है 75, किसी पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर है 60। इसका मतलब यह है कि जिसका ऑक्टेन नंबर, चूंकि ऑक्टेन नंबर 0 से 100 के बीच रहता है, तो जिसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा वो पेट्रोल उतना ही बेहतर, क्योंकि ऑक्टेन नंबर ज्यादा होने से जो इंजन में खट खट की जो आवाज आती है, नॉकिंग आती है, वो कम हो जाती है। ऐसे अगर मैं बात करूं डीजल को सीटेन नंबर से जानते हैं। और सीटेन नंबर से कैसे? कि डीजल में सीटेन नंबर ज्यादा है, सीटेन नंबर की संख्या ज्यादा होने से डीजल उतने ही क्या होंगे? अच्छा होंगे, उतने ही अधिक डीजल आसानी से जलेगी। ये कैसे काम करता होगा? पेट्रोल वास्तव में जो स्पार्क होता है उसके जलने में मदद करता है। ठीक है, तो जितना अच्छा ऑक्टेन नंबर होगा, ये स्पार्क उतना ही अच्छा जलेगा, और उतने ही अच्छे जले से पेट्रोल पूरे गाड़ी में क्या करेगा? तरीके से चलेगी। चलिए, इसको और जानने का प्रयास करते हैं। भारत में वास्तव में रिफाइनरीज कहाँ है? क्योंकि अरब सागर के तट से हम लोग यहाँ जल डमरू मध्य से जो जहाजें आती है उसको उतारते हैं, और देन अपन लोग जो रिफाइनरी, जो कि भारत का नहीं विश्व का सबसे जो बड़ी निजी रिफाइनरी सेंटर है, वो हमारे गुजरात के जामनगर में देखने को मिलता है। ये सबसे बड़ा रिफाइनरी सेंटर है पूरे ऑल वर्ल्ड का। ठीक है, तो ये कहां स्थित है भाई? जामनगर, गुजरात में। ऐसा ही दूसरा आपको देखने को मिलेगा, और भारत का सबसे पुराना और पहला डिगबोई, असम। ये दोनों ऐसी जगह है जहां पे क्रूड ऑयल या कच्चा तेल को रिफाइन किए जाते हैं, और रिफाइंस के माध्यम से अपने यहां पूरी तरीके से क्या किया जाता है? फिर निर्यात किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे और कुछ जान लेते हैं। जैसे कि पता है आपको, भारत में वायु प्रदूषण के लिए बीएस मानक डिसाइड किए गए हैं। ठीक है, बीएस मानक क्या करते हैं? इससे पहले जितने भी वाहन आती थी, जितने भी वाहन क्या था? बीएसआईवी का था। बीएसआईवी में क्या होता था? जो सल्फर का उत्सर्जन है या सल्फर की मात्रा थी, वो 50 पीपीएम था। पीपीएम मतलब पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, ये 50 पीपीएम था। लेकिन बीएसआईवी के जितने भी वाहन है, इसको बंद कर दिया गया, और अप्रैल 2020 से बीएसवीआई मतलब BS6 लाया गया है, जिसमें सल्फर जो मात्रा, वो मात्रा कितना हो चुका है? 10 पीपीएम। सर, ये सल्फर की मात्रा क्या करती है? सल्फर की मात्रा मतलब यही सल्फर डाइऑक्साइड जब H2O से मिलती है तब क्या बनाती है? H2SO4। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, और आगे चल के यही हमारे अम्लीय वर्षक क्या होता है? उत्तरदायी होते हैं। तो हमने BSIV को छोड़ के सीधा कहां पहुंच चुके हैं? BS6। BS5 भी हमने नहीं एक्सेप्ट किया, सीधा BS6 आ गया, और BS6 से कहीं ना कहीं प्रदूषण को कम करने में बहुत ही क्या हो चुके हैं? सार्थक हो चुके हैं। ठीक है, चलिए
ये पूरी प्रक्रिया आने वाले समय पे हम हरित हाइड्रोजन जो व्हीकल्स हैं इसको यूज करेंगे, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक वाहन का भी यूज करेंगे और जो प्रदूषण है इसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। चलिए सेशन यहीं पे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और आने वाले समय पे जो हमारी क्राइसिस चल रही थी, ठीक है, वो क्राइसिस धीरे धीरे खत्म होगी। फिर हमारा जो हारमुज जल डमरू मध्य है वो भी धीरे धीरे ब्लॉकेज से हटेगा और पर्याप्त मात्रा में स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को और भारतवासियों को, जैसे कि मोदी सरकार बोलते आ रही, कोई टेंशन की बात नहीं है। भारत में पर्याप्त मात्रा में एलपीजी है, पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर है और कमी आने वाली नहीं है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।